नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजी में, हेमाटोलॉजी में, आरबीसी में फैट ऑफ आरबीसी। फैट ऑफ आरबीसी क्या होता है एग्जैक्टली? फैट ऑफ आरबीसी का मतलब होता है फ्यूचर ऑफ आरबीसी। फ्यूचर ऑफ आरबीसी मतलब जो आरबीसी है, नॉर्मली आरबीसी क्या होती है 120 डेज़ की होती है उसकी लाइफ स्पान। तो 120 दिन के बाद आरबीसी का क्या होता है, वो क्या उसका उसमें क्या बदलाव आता है, उसका क्या होता है, वो एग्जैक्टली हम लोग देखेंगे। तो सभी को पता होना चाहिए कि हमारी जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल जो है हमारी बॉडी में होती है, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ले जाने के लिए, एंड CO2 को डिफरेंट सेल से लंग्स तक लाने के लिए वर्क करती है। ये हमारे बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है, और जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। जो आरबीसी फॉर्म होती है, जो नॉर्मल हेल्दी आरबीसी फॉर्म होती है, उसकी जो लाइफ होती है 120 डेज़ की होती है। तो ठीक है, 120 डेज़ की होती है। जो आरबीसी फॉर्म होती है, उस आरबीसी की जो लाइफ है 120 डेज़ की ही क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि जो आरबीसी फॉर्म होती है उस आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, या वो आरबीसी जो ब्लड में सर्कुलेट होती है, मैच्योर आरबीसी है, उसमें आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन ड्यूरिंग इरिथ्रोपोइसिस उसमें न्यूक्लियस होता है। जैसी मैच्योर आरबीसी फॉर्म होती है न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली उसके पास जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा तो वो जो रिपेयर की जो प्रोसेस होती है हर सेल में, जो रिपेयर जीन होते हैं, रिपेयर जीन जो रिपेयर प्रोटीन फॉर्म करते हैं, वो प्रोसेस नहीं हो पाएगी, और जिस कारण से उसकी जो मेंटेनेंस है, जो सेल की जो मेंटेनेंस होती है, सेल की जो फंक्शन को मेंटेन करने वाले जो जीन होते हैं या जो प्रोटीन होते हैं, वो उसको नहीं मिल पाएंगे क्योंकि उसका न्यूक्लियस नहीं होगा। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, जो आरबीसी है 120 दिन में क्या हो जाती है, वो उसका लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है। लेकिन 120 दिन के बाद उसकी मतलब वो हमारी बॉडी में उसका क्या होता है, कौन सी प्रोसेस से वो किल होती है, कौन सी प्रोसेस से वो डिस्ट्रॉय होती है, वो सब हम लोग देखेंगे। तो जैसे ही वो 120 डेज़ की होती है तो क्या होता है, अब उसके पास न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस नहीं तो उसके पास क्या होगा, प्रोटीन नहीं होगा। प्रोटीन नहीं होगा तो उसकी सेल मेम्ब्रेन का जो मेंटेनेंस है वो नहीं हो पाएगा, जिस कारण से जो उसकी सेल कैसी हो जाएगी, फ्रेजाइल हो जाएगी। फ्रेजाइल मतलब बहुत कमज़ोर हो जाएगी, बहुत वीक हो जाएगी। कहीं भी थोड़ा सा टकराएगी वो तो क्या होगा, वो डैमेज होने की चांसेस उसमें होते हैं। तो जब 120 दिन की आरबीसी होती है और वो कहाँ जाती है एग्जैक्टली, ब्लड सर्कुलेशन सर्कुलेट होती रहेगी। अब जब सर्कुलेट होती रहती है, सर्कुलेट होते 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 वो कहाँ पहुँचती है, स्प्लीन में पहुँचती है। हमारी जो स्प्लीन है वो आप सभी को पता होगा, हमारे स्प्लीन में ही क्या होता है, आरबीसी एग्जैक्टली वहाँ पर उसका ब्रेकडाउन होता है। जो लाइफ जिसकी 120 डेज़ की जो आरबीसी होती है वो वहाँ जाके डिस्ट्रॉय होती है। तो फाइनली क्या होगा, हमारी जो आरबीसी है वो कहाँ पहुँचेगी, स्प्लीन में पहुँचेगी। स्प्लीन में इतनी नैरो कैपिलरीज होती हैं, इतनी नैरो कैपिलरीज होती हैं कि वहाँ से जब वो पास होती है, जब वो पास होगी तो जैसी पास होगी तो जो उसकी मेम्ब्रेन इतनी फ्रेजाइल हो गई, कमज़ोर हो गई है कि वो जो ब्लड वेसल्स है, जो कैपिलरीज है, उसकी मेम्ब्रेन से टकराएगी और रप्चर हो जाएगी। जैसे ही वो रप्चर होती है वो हमारी बॉडी के लिए फॉरेन मटेरियल बन जाती है। वो हमारी बॉडी के लिए क्या होगी, फॉरेन मटेरियल बन जाएगी। और जैसी फॉरेन मटेरियल बनेगी तो जो स्प्लीन की जो मैक्रोफेजेस होती हैं वो क्या करेगी, उसको इंगल्फ करेगी या उसको फैगोसाइट करके अपने अंदर ले लेगी। फिर से बोल रहा हूँ, जैसी 120 दिन की आरबीसी होती है वो ब्लड में सर्कुलेट होते 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 फाइनली कहाँ पहुँचती है, स्प्लीन में पहुँचती है। स्प्लीन में सबसे नैरो कैपिलरीज होती हैं। उन नैरो कैपिलरीज में से जब वो आरबीसी पास होगी तो वो 120 डेज़ की हो गई है, उसकी मेम्ब्रेन फ्रेजाइल हो गई है, जिस कारण से जब वो कैपिलरी से पास होगी तो वो क्या होगी, उससे टकरा जाएगी। किसकी, मेम्ब्रेन से टकराएगी। मेम्ब्रेन कैपिलरी की मेम्ब्रेन से टकराएगी, अंदर वाली वॉल से टकराएगी और इजीली वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। और डैमेज हो जाएगी, जैसे डैमेज होगी तो वो हमारी बॉडी के लिए क्या होगी, फॉरेन मटेरियल हो गई। ठीक है, और जैसे ही वो डैमेज होकर रप्चर होती है, हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी के जो स्प्लीन के जो मैक्रोफेज होते हैं वो क्या करेंगे, उस आरबीसी को इंगल्फ करेंगे, फैगोसाइट कर लेंगे।
और वो जो आपकी 120 डेज वाली जो आरबीसी है वो कहाँ पर जाती है, आपके स्प्लीन के मैक्रोफेज में आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है स्प्लीन के मैक्रोफेज। ये मान लेते हैं स्प्लीन है और स्प्लीन के अंदर ये एक आप मान लेते हैं मैक्रोफेज है, और इस मैक्रोफेज में कौन आ गई है, आपकी एक आरबीसी आ गई है जो 120 डेज की है, जिसकी मेम्ब्रेन फ्रेजाइल हो चुकी है। ठीक, तो 120 डेज के बाद कैसे अंदर आती है मैंने आपको बताया। जैसे अंदर आती है तो ये जो आरबीसी है, आरबीसी आपको पता होना चाहिए, आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड आपके लिपिड्स की बनी होती है। तो इसकी जो मेम्ब्रेन है वो टूट कर जो इसकी मेम्ब्रेन है वो जो टूट कर जो उसमें प्रोटीन होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसमें लिपिड होता है, वो कैसा हो जाएगा, रीयूज हो जाएगा। मतलब यहाँ का जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और लिपिड है जो मेम्ब्रेन का, वो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको रीयूज कर लेती है, रीयूज कर लेती है। ठीक है, अब जो आरबीसी के अंदर एक और पार्ट होता है, दूसरा पार्ट होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पार्ट होता है आरबीसी के अंदर, जो अंदर होता है उसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन पार्ट है, ये हीमोग्लोबिन पार्ट जो है ये दो पार्ट का बना होता है। एक होता है ग्लोबिन और एक होता है हीम पार्ट का बना होता है। दो पार्ट का बना होता है, हीम और ग्लोबिन। जो ग्लोबिन पार्ट है वो अगेन क्या है, हमारा प्रोटीन पार्ट होता है, उसका बॉडी अगेन रीयूज कर लेती है। जो प्रोटीन है उसको बॉडी अगेन यूज कर लेती है ग्लोबिन पार्ट को। ठीक है ना। अब बचता है हीम पार्ट। और जो हीम पार्ट है ये क्या है, हीम पार्ट जो है एग्जैक्टली उसमें क्या होता है, 4 टेट्रापायरोल रिंग होती हैं। क्या होती हैं, 4 टेट्रापायरोल रिंग होती हैं। 4 टेट्रापायरोल रिंग होती हैं और बीच में होता है आयरन का मॉलिक्यूल। तो जब 4 टेट्रापायरोल रिंग के साथ जब आयरन का मॉलिक्यूल जुड़ा होता है हम उसे बोलते हैं हीम पार्ट। मतलब हीम पार्ट बनाने के लिए 4 टेट्रापायरोल रिंग जुड़ती हैं, और किससे जुड़ती हैं, आयरन से जुड़ती हैं। तब हम उसे क्या बोलते हैं, हीम बोलते हैं। और इस हीम पार्ट से जब आपका प्रोटीन जुड़ जाएगा तो हम उसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो इसमें से जो ग्लोबिन पार्ट है वो तो अलग हो चुका है और उसका बॉडी हमारा यूज कर लेता है। अब बचा हीम पार्ट। हीम पार्ट में टेट्रापायरोल रिंग है और हमारा क्या है, आयरन का मॉलिक्यूल और टेट्रापायरोल रिंग। ठीक है, तो ये जो हीम मॉलिक्यूल है इस पे एक एंजाइम काम करता है। एंजाइम का नाम है हीम ऑक्सीजनेज नाम का एक एंजाइम होता है। हीम ऑक्सीजनेज नाम का एंजाइम होता है जो इस हीम मॉलिक्यूल में से आयरन के मॉलिक्यूल को क्या करता है, फ्री कर देता है। आयरन के मॉलिक्यूल को फ्री कर देता है और जो आपकी टेट्रापायरोल रिंग है उसे अलग कर देता है, दोनों को सेपरेट करता है। मतलब टेट्रापायरो मतलब हीम पार्ट में दो पार्ट हैं, और दो पार्ट मतलब टेट्रापायरोल रिंग है और एक हीम पार्ट और आपका एक आयरन पार्ट है। आयरन को और टेट्रापायरोल रिंग को अलग करने के लिए एक एंजाइम होता है, मैक्रोफेज के अंदर ही है, स्प्लीन के मैक्रोफेज के अंदर ही है। हीम ऑक्सीजनेज नाम का एक एंजाइम होता है, और ये जो हीम ऑक्सीजनेज है वो एग्जैक्टली क्या करता है, इन दोनों को सेपरेट करता है और जो आपका आयरन का मॉलिक्यूल है यहाँ फ्री हो जाता है। अब जैसे आपका आयरन का मॉलिक्यूल फ्री होता है ये अलग हो जाता है और आपका जो टेट्रापायरोल रिंग है वो अलग हो जाती है। जो टेट्रापायरोल रिंग आपकी है ये अलग हो जाती है। ठीक है ना। तो ये जो आयरन है, हम पहले बात करते हैं आयरन की। जो आयरन है ये हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। आपको बता दूं, टॉक्सिक मतलब फ्री फॉर्म है। यदि वो अकेला होगा, अकेला बॉडी में घूमता रहेगा, सेल के अंदर घूमता रहेगा, वेरी वेरी टॉक्सिक होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में ये म्यूटेशन कॉज कर सकता है, सेल डैमेज कॉज कर सकता है, इसलिए हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। सेल को डैमेज कर सकता है, रप्चर कर सकता है। लेकिन हमारी बॉडी में एक व्यवस्था होती है कि जैसे आयरन का मॉलिक्यूल यहाँ से फ्री होता है तो ये आयरन का मॉलिक्यूल इस मैक्रोफेज के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन प्रोड्यूस होता है। जैसे ही आयरन का मॉलिक्यूल फ्री होगा, मैक्रोफेज को मालूम चल जाएगा, वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा कॉल्ड एपोफेरेटीन। नाम क्या है, एपोफेरेटीन नाम का क्या है, प्रोटीन एपोफेरेटीन नाम का प्रोटीन फॉर्म करेगा। ये जो एपोफेरेटीन है क्या होगा, ये आयरन के मॉलिक्यूल को बाइंड कर लेगा,
आयरन के मॉलिक्यूल को बाइंड करेगा कौन सा, एपोफेरेटिन। जैसे ही आयरन का मॉलिक्यूल को एपोफेरेटिन बाइंड करता है एक नया मॉलिक्यूल बन जाता है जिसे हम बोलते हैं फेरेटीन, जिसे हम क्या बोलते हैं, फेरेटीन बोलते हैं। फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, जो आयरन का मॉलिक्यूल फ्री हुआ है हीम ऑक्सीजनेस के कारण, वो आयरन का मॉलिक्यूल हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, इसलिए हमारी बॉडी की जो मैक्रोफेज है स्प्लीन की, वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन रिलीज करती है, इसे हम क्या बोलते हैं, एपोफेरेटीन। और वो जो एपोफेरेटीन होता है वो आयरन को बाइंड करता है और कवर कर लेता है, क्योंकि जैसे वो कवर करेगा तो आयरन की जो टॉक्सिसिटी है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और जो प्रोटीन कवर करता है, कवर करने के बाद एक नया मॉलिक्यूल फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं फेरेटीन। मतलब एपोफेरेटीन के अंदर कौन आ गया, आयरन आ गया है, और उस मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा, फेरेटीन हो जाएगा। और ये जो फेरेटीन है यही हमारी बॉडी का आयरन स्टोरेज फॉर्म है। आयरन का जो स्टोरेज फॉर्म होता है हम उसे क्या बोलते हैं, फेरेटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम उसे फेरेटीन बोलते हैं। और ये जो फेरेटीन है, ये फेरेटीन के ऐसे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब ऐसे फेरेटीन छोटे छोटे मॉलिक्यूल होंगे जिसके अंदर वो क्या होगा, आयरन जमा होगा। और ये जो आयरन के बहुत सारे या मतलब जो फेरेटीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं ये आपको मैक्रोफेज के अंदर मिलेंगे। जितना आयरन टूटेगा, फ्री होगा, उतना जो आयरन है वो एपोफेरेटीन से बाइंड होगा या उसको द्वारा कवर हो जाएगा या बाइंड कर लेगा और क्या फॉर्म कर लेगा, फेरेटीन। और ये जो फेरेटीन है ये स्टोरेज फॉर्म होता है किसका, आयरन का। जब हमारी बॉडी को डिमांड होगी फिर यहाँ से निकल के कहाँ पहुँच जाएगा, वो जहाँ पे डिमांड होती है। ठीक है, तो आपका एपोफेरेटीन से बाइंड हुआ आयरन और क्या फॉर्म हो गया, फेरेटीन बन गया। जब फेरेटीन जो है, ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल फेरेटीन के होते हैं, ये दिख रहे हैं आपको, ये जब फेरेटीन के जो मॉलिक्यूल हैं गुच्छे में जमा हो जाएं, फेरेटीन, बहुत सारे फेरेटीन के मॉलिक्यूल गुच्छे में जमा हो जाएं, हम उसे बोलते हैं हीमोसेड्रिन। हम उसे क्या बोलते हैं, हीमोसेड्रिन बोलते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, एक एपोफेरेटीन है, उसके अंदर आयरन का मॉलिक्यूल गया तो क्या बन गया, फेरेटीन बन गया। ऐसे फेरेटीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर एक गुच्छा बना लें, एक झुंड बना लें, कॉल्ड हीमोसेड्रिन। हम उसे क्या बोलेंगे, हीमोसेड्रिन बोलते हैं। हीमोसेड्रिन भी क्या है, फेरेटीन से बना हुआ एक गुच्छा है, वो भी आयरन का स्टोरेज फॉर्म होता है। लेकिन जब सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल होंगे तो हम उसे फेरेटीन बोल देंगे, लेकिन जब ये फेरेटीन मॉलिक्यूल गुच्छे में आज जमा हो जाएंगे हम इसे क्या बोल देंगे, हीमोसेड्रिन बोल देंगे। तो फेरेटीन हीमोसेड्रिन दोनों क्या है, स्टोरेज फॉर्म है किसका, आयरन का। ठीक है, जब आवश्यकता होती है फिर से यहाँ से निकल के आते हैं और जहाँ पर हमें आवश्यकता होती है वहाँ पहुँच जाता है आयरन का मॉलिक्यूल। अब बचता है हमारा ये जो आपका जो दूसरा टेट्रापायरोल रिंग जो वहाँ से अलग हुआ है, हीम अलग हो गया, टेट्रापायरोल रिंग अलग हो गया। जैसे हीम अलग होता है टेट्रापायरोल रिंग से, तो जो टेट्रापायरोल रिंग है वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। और वो टूटेगी तो एक नया मॉलिक्यूल बन जाएगा जिसका नाम होता है बिलीवर्डिन। क्या नाम होता है, बिलीवर्डिन। क्या नाम है उसका, बिलीवर्डिन। जैसी आयरन का मॉलिक्यूल वहाँ से अलग होगा, टेट्रापायरोल रिंग टूट जाती है, फॉर्म करेगा बिलीवर्डिन। क्या फॉर्म कर लेगा, बिलीवर्डिन। तो ये जो बिलीवर्डिन है इसको फॉर्म करने के, ये जो बिलीवर्डिन है इसके बाद ये कन्वर्ट होता है एक और मॉलिक्यूल में। यहाँ क्या बन गया आपका, ये बिलीवर्डिन बन गया। और बिलीवर्डिन से क्या बनता है, बिलीरुबिन बनता है। क्या बनता है, बिलीरुबिन फॉर्म होता है। और इस बिलीरुबिन को फॉर्म करने के लिए यहाँ पर एंजाइम होता है बिलीवर्डिन रिडक्टेज। एंजाइम का नाम क्या है, बिलीवर्डिन रिडक्टेज। तो जैसे आयरन का मॉलिक्यूल टेट्रापायरोल रिंग से अलग हुआ, क्या बन गया आपका, बिलीवर्डिन बन गया। और ये जो बिलीवर्डिन है ये बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है। एंजाइम कौन सा होता है, बिलीरुबिन रिडक्टेज। कौन सा एंजाइम है, बिलीरुबिन रिडक्टेज नाम का एंजाइम बन से ये बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है। ये पूरी की पूरी प्रोसेस कहाँ पर हो रही है, स्प्लीन के इंडिविजुअल मैक्रोफेज के अंदर। जितनी मैक्रोफेज है उसके अंदर ये प्रोसेस हो रही है। अभी सब मैक्रोफेज के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, अब फाइनली क्या बन गया आपका, बिलीरुबिन बन गया है। ठीक है, तो एक बार हम लोग और रिवाइज कर लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, बिलीरुबिन आपका फॉर्म हो गया है। फिर एक बार देखते हैं आपका जो आरबीसी है वो कैसी हो गई है, 120 डेज की हो गई है। मेम्ब्रेन कैसी हो गई, फ्रेजाइल हो गई है क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस नहीं है। वो ब्लड सर्कुलेशन से होते हुए कहाँ पहुँचती है, स्प्लीन में पहुँचती है। स्प्लीन में इतनी नैरो कैपिलरीज होती हैं कि वो उस कैपिलरीज के संपर्क में आती हैं, फ्रिक्शन होता है और उसकी मेम्ब्रेन डैमेज होती है। जैसे डैमेज होती है उसको मालूम चल जाता है कि वो डैमेज होती है, तो हमारी जो आरबीसी वो कैसी हो जाती है, फॉइल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाती है। तुरंत वहाँ का जो मैक्रोफेज उसको इंगल्फ कर लेता है, इंगल्फ करके अंदर ले आता है आरबीसी को। ये
ये जो आरबीसी है आपकी, इसमें मेम्ब्रेन होती है, अंदर हीमोग्लोबिन होता है। जो आपकी आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है वो उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड होता है, वो टूट कर उसको रीयूज हमारी बॉडी कर लेती है। अंदर बचता है आपका हीमोग्लोबिन पार्ट। हीमोग्लोबिन में जो हीमोग्लोबिन पार्ट में जो है दो पार्ट का बना है, हीम पार्ट का बना है, ग्लोबिन पार्ट का बना है। तो उसमें से अगेन जो ग्लोबिन है वो प्रोटीन पार्ट होता है, उसकी बॉडी अगेन यूज़ कर लेती है। अब जो हीम पार्ट बचा होता है, हीम पार्ट में भी दो चीज़ से मिलकर बना होता है, आयरन और टेट्रापायरोल्डिन से बना होता है। वहाँ पर एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है हीम ऑक्सीजनेस, वो एंजाइम उस पर काम करता है, आयरन मॉलिक्यूल को फ्री कर देता है। जैसे आयरन मॉलिक्यूल फ्री करता है तो आयरन हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, जिस कारण से मैक्रोफेज के अंदर एक प्रोटीन होता है, इसका नाम होता है एपोफेरेटिन। वो एपोफेरेटिन क्या करेगा, उस आयरन एक प्रोटीन होता है, इसका नाम होता है एपोफेरेटिन। वो एपोफेरेटिन क्या करेगा, उस आयरन मॉलिक्यूल को बाइंड कर लेगा, कैप्चर कर लेगा और एक नया मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, हम बोलते हैं फेरेटिन बोलते हैं। और ये जो फेरेटिन है ये आयरन का स्टोरेज फॉर्म होता है। अभी जो फेरेटिन है आपस में बहुत सारे फेरेटिन आपस में गुच्छा फॉर्म कर लेते हैं, हम बोलते हैं हीमोसिडेन बोलते हैं। इसके बाद करेंगे जो आपका आयरन मॉलिक्यूल फ्री हुआ था आपका टेट्रापायरोल रिंग, वो टूट जाती है। जैसे ही वो टूटती है कन्वर्ट हो जाती है बिलीवर्डिन, मतलब क्या फॉर्म हो गया वहाँ पर, बिलीवर्डिन बन गया है। ये जो बिलीवर्डिन है कन्वर्ट होता है बिलीरुबिन में, जिसे जो एंजाइम का नाम होता है बिलीवर्डिन रिडक्टेज नाम का एंजाइम है, उसकी प्रेजेंस में ये बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये बिलीरुबिन जो है ये ये आपके मैक्रोफेज के अंदर पड़ा हुआ है। ये जो बिलीरुबिन जो मैक्रोफेज के अंदर पड़ा हुआ है, इसकी दो तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए कि जो बिलीरुबिन है ये वाला जो मैक्रोफेज के अंदर बना हुआ है ये अनकॉन्जुगेटेड होता है, इसका एक और नाम होता है अनकॉन्जुगेटेड। दूसरा कैसा होता है, लिपिड सॉल्युबल होता है, लिपिड सॉल्युबल होता है, अनकॉन्जुगेटेड होता है, लिपिड सॉल्युबल होता है, ठीक है ना। तो ये लिपिड सॉल्युबल होने के कारण ये बॉडी में कहीं भी जा सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी की जितनी भी सेल हैं वो लिपिड की बनी हुई हैं, मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है। तो जो भी सब्सटेंस लिपिड सॉल्युबल होता है वो हमारी बॉडी में इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, हमारी बॉडी में जो भी सब्सटेंस लिपिड सॉल्युबल होता है वो इजीली सेल को क्रॉस कर सकता है। ये लिपिड सॉल्युबल होता है, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल होता है इस कारण से वो हमारी बॉडी में कहीं भी क्रॉस कर सकता है। तो ये हमारी बॉडी के लिए वेरी टॉक्सिक है, कहीं भी क्रॉस करके चले जाएगा और सेल को डैमेज कर सकता है, वेरी वेरी टॉक्सिक होता है। तो ये जैसे ही ब्लड में आता है, इसके बाद ये कहाँ पर आता है, ये हमारे ब्लड वेसल्स में आता है बिलीरुबिन। कौन सा वाला, अनकॉन्जुगेटेड लिपिड सॉल्युबल टॉक्सिक बिलीरुबिन, क्योंकि ये मैक्रोफेज की मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करेगा, फिर स्प्लीन को क्रॉस करेगा और फाइनली कहाँ पर आ जाएगा, आपके ब्लड वेसल्स में आ जाएगा। जैसे ही ब्लड वेसल्स से पहुँचता है ये टॉक्सिक अनकॉन्जुगेटेड एंड आपका लिपिड सॉल्युबल बिलीरुबिन, ये वेरी डेंजरस है, ठीक है। तो ये कहीं भी जा सकता है, कहीं ब्रेन में पहुंच सकता है। हमारे ब्रेन के जो ट्रिपल ब्रेन बैरियर होते हैं, मतलब ट्रिपल बी मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, जो ब्रेन में इजीली जा सकता है, ब्रेन की सेल को डैमेज कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो इस कारण से हमारी बॉडी करती है इस अनकॉन्जुगेटेड लिपिड सॉल्युबल प्रोटीन जो आपका बिलीरुबिन है, इससे क्या करती है, इसे कहीं भी जाने से रोकने के लिए हमारी ब्लड में एक स्पेसिफिक टाइप के बिलीरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं। कौन होते हैं, बिलीरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, जो जैसे ही बिलीरुबिन हमारे ब्लड में आता है तो ये हमारे बिलीरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन जो है इस बिलीरुबिन को क्या कर लेते हैं, बाइंड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही टॉक्सिक अनकॉन्जुगेटेड लिपिड सॉल्युबल जो बिलीरुबिन ब्लड में आएगा, वैसे ही हमारे ब्लड में बिलीरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट होता है, वो तुरंत इसको क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा और बाइंड करके क्या कर लेगा, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा। जो भी मॉलिक्यूल आपके प्रोटीन से बाइंड होता है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल लिपिड इनसॉल्युबल हो जाता है, या हम बोलेंगे वो इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है। जैसे ही बन जाए बाइंड होगा तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा और ये हमारी बॉडी में कहीं पर भी एंटर नहीं हो पाएगा, इससे ब्लड में सर्कुलेट होता रहेगा। ये जो आपका ब्लड बिलीरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन जो है ये हमारे कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। कहाँ बनता है, लीवर से बनता है, लीवर से बन के ब्लड में पड़ा रहता है। जैसे बिलीरुबिन आता है उससे बाइंड होता है और उससे क्या कर लेता है, सेल के अंदर जाने से रोकता है, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स बन गया। इसका ये जो कॉम्प्लेक्स है ब्लड से होता हुआ सर्कुलेट होता हुआ कहाँ पहुँचता है, लीवर में पहुँचता है। लीवर के अंदर लीवर सेल्स होती हैं,
लीवर के अंदर क्या होती हैं, लीवर सेल्स होती हैं, उसे हम बोलते हैं हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। तो ये आपका जो कॉम्प्लेक्स बना है बिलिरुबिन और बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन का, ये कहाँ पहुँचता है, आपके लीवर सेल के पास पहुँचता है। लीवर सेल के पास जैसे ही पहुँचता है या लीवर सेल के बाजू से गुजरती है ब्लड वेसल्स आपकी, वहाँ पहुँचेगा। तो लीवर सेल्स में स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, किसके लिए, बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन के लिए। किसके लिए होते हैं, बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के लिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे ही वो आपके लीवर सेल्स के बाजू से गुजरता है तो इनके पास क्या होगा, बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन रिसेप्टर्स होंगे। तो ये जो बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन है वो क्या होगा, इस हेपेटोसाइट या लीवर सेल के बिलिरुबिन बाइंडिंग रिसेप्टर से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जैसे जुड़ेगा तो जुड़ने के बाद यहाँ जुड़ जाएगा आपका, ठीक है, और ये बिलिरुबिन है और बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन है, जुड़ेगा। जुड़ने के बाद क्या होगा, ये जो हेपेटोसाइट होगा ये बिलिरुबिन को एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा अंदर ले लेगा। बिलिरुबिन को एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा क्या कर लेगा, अपनी बॉडी, अपनी सेल, जो हेपेटोसाइट सेल्स है वो अंदर ले लेगा। तो जैसे वो बाइंड होगा तो उसमें जो प्रेजेंट जो बिलिरुबिन है वो हेपेटोसाइट के अंदर जाएगा। प्रोसेस का नाम क्या है, एंडोसाइटोसिस। प्रोसेस का नाम क्या है, एंडोसाइटोसिस। वहाँ चला जाएगा। जैसे बिलिरुबिन अंदर आता है तो ये मैंने बताया आपको टॉक्सिक होता है, वो हेपेटोसाइट को डैमेज कर सकता है, लेकिन वो इसको डैमेज मतलब हेपेटोसाइट को डैमेज कर सकता है, टॉक्सिक होता है, मैंने आपको बताया। तो इससे टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए, या इसे एग्जैक्टली हम बोलेंगे ये अनकॉन्जुगेटेड है, इसको वो कंजुगेट कर देता है या कंजुगेट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो जैसे वो लीवर सेल के अंदर पहुंचता है तो जो आपका बिलिरुबिन है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, वो काय में कन्वर्ट होता है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है। काय में होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन काय में कन्वर्ट होता है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देता है आपकी लीवर सेल। और जैसे अनकॉन्जुगेटेड कंजुगेट में कन्वर्ट होगा तो उसकी टॉक्सिसिटी फिर खत्म हो जाएगी। तो इस अनकॉन्जुगेटेड को कंजुगेटेड में कन्वर्ट करने के लिए लीवर के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का एमिनो एसिड होता है जिसे हम बोलते हैं ग्लूक्योरेनिक एसिड। ग्लूक्योरेनिक एसिड होता है जो हर लीवर सेल में बहुत प्रचुर मात्रा, बहुत लार्ज नंबर में एबिडेंट होता है, हर सेल में, हर लीवर सेल में होता है ग्लूक्योरेनिक एसिड। ये जो ग्लूक्योरेनिक एसिड होता है ये क्या होगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन से बाइंड होगा और एंजाइम का नाम है ग्लूक्योरोनाइल ट्रांसफरेज। ग्लूक्योरोनाइल ट्रांसफरेज नाम का जो एंजाइम है वो लीवर सेल के अंदर बहुत सारा होता है। ये जो ग्लूक्योरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है वो ग्लूक्योरोनिक एसिड को किससे बाइंड करवाएगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन से बाइंड करवाएगा और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को काय में कन्वर्ट कर देगा, कंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देगा। काय में कन्वर्ट कर देगा, कंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देगा। फिर से आपको बता रहा हूँ, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कहाँ पर आ गया है, हेपेटोसाइट्स में आ गया है। हेपेटोसाइट्स में आने के बाद वो किससे मिलता है, ग्लूक्योरोनिक एसिड से मिलता है। जो ग्लूक्योरोनिक एसिड होता है वो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन से बाइंड होता है, लेकिन एंजाइम का नाम क्या है, ग्लूक्योरोनाइल ट्रांसफरेज नाम का जो एंजाइम है उससे बाइंड होता है। और बाइंड होने के बाद वो क्या करेगा, अनकॉन्जुगेटेड को में कन्वर्ट कर देगा, कंजुगेट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही कंजुगेटेड बिलिरुबिन बनता है, लीवर सेल के अंदर ही है, ये कैसा होता है, इसका नाम होता है कंजुगेटेड बिलिरुबिन। दूसरा होता है ये लिपिड इनसॉल्युबल होता है। कैसा होता है, लिपिड इनसॉल्युबल। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैसा होता है, ये लिपिड इनसॉल्युबल होता है। अब लिपिड इनसॉल्युबल है मतलब ये सेल में यहाँ वहाँ नहीं आ सकता है, इसलिए कैसा है, कंजुगेट है, इसलिए कैसा है, नॉन टॉक्सिक हो गया। ये टॉक्सिक नहीं बचा आपका, टॉक्सिसिटी इसकी खत्म हो चुकी, क्योंकि ये कैसा हो गया है, आपका लिपिड इनसॉल्युबल हो गया है। लिपिड इनसॉल्युबल हो गया, या हम इसे बोल सकते हैं ये लिपिड इनसॉल्युबल हो गया, जिस कारण से लिपिड जो है ये सेल को क्रॉस नहीं कर पाएगा। अब ये भाई आपका कंजुगेटेड बिलिरुबिन आपकी हेपेटोसाइट के अंदर बन के पड़ा हुआ है, और ये कैसा है, आपका लिपिड इनसॉल्युबल है। लिपिड इनसॉल्युबल होने के कारण क्या होगा, ये मेम्ब्रेन को, जो आपकी हेपेटोसाइट्स होते हैं उनको इजीली क्रॉस नहीं कर पाएगा। अब उनको इजीली क्रॉस नहीं कर पाएगा तो इसका ये मतलब है कि अंदर पड़ा हुआ है, अंदर पड़ा हुआ बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन हर हेपेटोसाइट्स में स्पेसिफिक टाइप के पंप या चैनल होते हैं जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन को, जो लिपिड इनसॉल्युबल बिलिरुबिन है उसको बाहर पंप करते हैं, ठीक है ना। स्पेसिफिक पंप के द्वारा क्या करेगा, ये हमें क्या करेगा, ये आपकी जो बाइल डक्ट है वहाँ पर क्या करेगा, पंप करेगा। कैनिकुलाई जो होती है,
ठीक है। बाइल डक्ट में क्या करेगा, उसे पंप करेगा। और ये जो आपका लिपिड इनसॉल्युबल जो या कॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन है वो कहाँ पर आ जाएगा, आपके बाइल डक्ट से होता हुआ फाइनली कहाँ पहुँच जाएगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाएगा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए लीवर से डक्ट कनेक्टिविटी होती है, बाइल डक्ट होती है, कॉमन बाइल डक्ट, सब बाइल डक्ट, फाइनली वो क्या होता है आपकी पैनक्रियाटिक डक्ट से मिलता है। और पैनक्रियाटिक डक्ट जो होती है फाइनली कहाँ ओपन होती है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होती है। जो बाइल डक्ट है वो होगी फाइनली वो किससे कनेक्ट होती है, आपके पैनक्रियाटिक डक्ट से। और पैनक्रियाटिक डक्ट जो है फाइनली कहाँ जुड़ी होती है, आपकी ओपनिंग, उसकी ओपनिंग कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो वहाँ से होता हुआ जो बाइल है वो कहाँ पहुँच जाएगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाएगा। ये जीआईटी दिख रही है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है जो आपका कंजुगेटेड बिलिरुबिन, ये हम इसे एक और नाम बोलेंगे लिपिड इनसॉल्युबल जो बिलिरुबिन है, एग्जैक्टली हम इसे बोलेंगे कंजुगेटेड बिलिरुबिन। कंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है ये कहाँ पर आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। आने के बाद क्या होगा, वो नीचे की ओर मूव करेगा, इंटेस्टाइन नीचे की ओर जाएगा। और नीचे की ओर जाने के बाद सबसे पहले नीचे की ओर पहुँचेगा तो यहाँ पर जो है स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करेंगे, इस कंजुगेटेड बिलिरुबिन को कन्वर्ट कर देंगे यूरोबिलिनोजन में काय में कन्वर्ट कर देंगे, यूरोबिलिनोजन में। जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन आया है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में निकलेगा क्योंकि वहीं पर आपकी पैनक्रियाटिक ओपन होती है। और वहाँ से वो निकलने का वो क्या होगा, नीचे की ओर मूव करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन की ओर जाएगा। जैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पहुँचता है, वो इनिशियल स्टेज में पहुँचता है, इनिशियल जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वहाँ पहुँचता है, वहाँ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन को में कन्वर्ट कर देते हैं, यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट करते हैं। काय में कन्वर्ट करते हैं, कंजुगेट काय में कन्वर्ट करते हैं, यूरो में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो यूरो है आगे की ओर जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, आगे की ओर मूव करता है, काय में कन्वर्ट हो जाता है, स्टर्कोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है। यूरो से काय में कन्वर्ट हो गया, वो स्टर्कोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो गया। तो कंजुगेटेड जो था वो लीवर के अंदर बना, वो बाइल डक्ट से पैनक्रियाटिक डक्ट से होता हुआ कहाँ पहुँच गया, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच गया। स्मॉल इंटेस्टाइन से कंजुगेट नीचे की ओर मूव करता है और काय में कन्वर्ट हो जाता है, बैक्टीरिया के द्वारा यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है। और यूरोबिलिनोजन से वो काय में कन्वर्ट होता है, स्टर्कोबिलिनोजन में कन्वर्ट होता है, वो बैक्टीरिया के द्वारा। और ये जो स्टर्को है ये क्या होगा, स्टूल से बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये स्टूल को क्या करता है, येलो कलर, जो स्टूल होता है, जो लैट्रिन का जो येलो कलर होता है ड्यू टू स्टर्कोबिलिनोजन के कारण क्या होता है, वो येलो कलर होता है, उस कारण से वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। बिलिरुबिन बन गया है, लिपिड सॉल्युबल है, इजीली क्रॉस होकर कहाँ पहुँचता है, वो ब्लड में पहुँचता है। ये लिपिड सॉल्युबल होता है, बॉडी में कहीं भी जा सकता है, इसलिए हमारी बॉडी क्या करती है, इसे रोकने के लिए बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन जो है लीवर में फॉर्म होते हैं, वो ब्लड में पड़े होते हैं। जैसे ही बिलिरुबिन बाहर आता है, बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड हो जाता है और बाइंड होने के बाद ये प्रोटीन से बाइंड हो जाता है, जिस कारण से ये कहीं पर भी मूव नहीं हो पाता है, ब्लड में सर्कुलेट होता रहता है। ये ब्लड में सर्कुलेट होते होते कहाँ पहुँच जाएगा, आपके लीवर में पहुँचेगा। लीवर में पहुँचने के बाद लीवर सेल के पास बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन के रिसेप्टर्स होते हैं। ये बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन क्या होगा, वो बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा। जैसे बाइंड होता है तो ये अपना जो बिलिरुबिन है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है, लिपिड सॉल्युबल बिलिरुबिन है, उसको कहाँ ट्रांसफर कर देगा, लीवर सेल के अंदर। कौन से प्रोसेस के द्वारा, एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा। जैसे बिलिरुबिन अंदर जाता है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन अंदर जाता है, वो कंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है। कैसे होता है, रिएक्शन होती है, ग्लूकुरोनिक एसिड जो है वो क्या होगा, आपके बिलिरुबिन से बाइंड होगा। एंजाइम का नाम है ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम होता है, जो इस बिलिरुबिन को, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को कंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट करता है। जैसे कंजुगेट में कन्वर्ट होता है ये लिपिड इनसॉल्युबल हो जाता है। लिपिड इनसॉल्युबल होगा तो ये सेल से बाहर निकल नहीं पाएगा क्योंकि सेल का ही बनी है, लिपिड की बनी है। तो जिस कारण से यहाँ पर स्पेसिफिक टाइप ऑफ पंप होते हैं, और ये जो पंप होंगे क्या करेंगे, ये लिपिड जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है उसको कहाँ पंप करेंगे, आपके जो बाइल डक्ट होती है वहाँ पंप करेंगे। जो बाइल डक्ट होती है वो हमारे पैनक्रियाटिक डक्ट से बाइंड मतलब जुड़ती है, और जो पैनक्रियाटिक डक्ट है वो हमारी ड्यूडेनम या स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। तो उसके द्वारा ये आता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाएगा। कौन, आपका
कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। वहाँ पहुँचने के बाद जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो कन्वर्ट काय में होगा, यूरोबिलिनोजन में। काय में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे वो जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो इंटेस्टाइन में पहुँचेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचेगा। लार्ज इंटेस्टाइन स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं जो कॉन्जुगेटेड स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं जो कंजुगेटेड को में कन्वर्ट कर देंगे, यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट कर देंगे। ये जो यूरोबिलिनोजन होता है वो आगे की ओर, इसमें से थोड़ा सा कुछ है, कुछ स्मॉल अमाउंट जो है आगे की ओर जाता है और वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, स्टर्कोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है और स्टूल में येलो कलर देता है, स्टूल के द्वारा बाहर निकल जाता है। और जो स्मॉल अमाउंट ऑफ जो यूरोबिलिनोजन होता है वो अगेन क्या होता है, रीएब्जॉर्ब होता है और कहाँ पहुँच जाता है, पोर्टल वेन में। कहाँ पहुँच जाता है वो, पोर्टल वेन में पहुँच जाता है। आपको सबको पता होना चाहिए हमारे इंटेस्टाइन में जो भी फूड मटेरियल आता है उसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाते हैं, पोर्टल वेन में जाते हैं। तो वैसे ही स्मॉल नंबर ऑफ यूरोबिलिनोजन क्या होगा, एब्जॉर्ब होकर कहाँ पहुँचेगा, पोर्टल में पहुँचेगा। पोर्टल वेन से कहाँ पहुँचेगा, वो लीवर में पहुँचेगा। ठीक है, और लीवर से फिर क्या होगा, वो फाइनली हमारे मेन ब्लड सर्कुलेशन में पहुँचेगा, कौन, यूरोबिलिनोजन। और वहाँ से होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, वो आपके किडनी में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा, वो किडनी में पहुंच जाएगा, कौन, यूरोबिलिनोजन। क्योंकि ब्लड भी कहाँ पर आएगा, किडनी में पहुंचेगा। और किडनी में जब फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होगी, ब्लड जब फिल्टर होगा तो वहाँ से क्या होगा, आपका यूरोबिलिनोजन भी क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा और फिल्टर होके यूरिन से बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, यूरिन से बाहर निकल जाएगा। तो यूरोबिलिनोजन जो है वो यहाँ से रीएब्जॉर्ब हुआ, मतलब एब्जॉर्प्शन हुआ उसका, पोर्टल वेन में गया, पोर्टल वेन से कहाँ पहुँचा, वो मेन ब्लड सर्कुलेशन में आया, मेन ब्लड सर्कुलेशन से होता हुआ कहाँ पहुँचेगा, वो किडनी में पहुँचेगा। किडनी में क्या होगा, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होगी, फिल्ट्रेशन होता ही वहाँ पर। जब फिल्टर होगा तो जो यूरोबिलिनोजन है वो फिल्टर होकर किडनी से यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो यूरोबिलिनोजन जो है, यू मतलब यूरिन से बात याद रखना है, यूरोबिलिनोजन कहाँ से निकलता है, यूरिन से निकलता है। स्टर्कोबिलिनोजन कहाँ से निकलता है, स्टूल। स्टर्को मतलब एस से आपको स्टूल याद रखना है, स्टूल से बाहर निकलता है। तो एग्जैक्टली हमारी बॉडी में क्या है, जो हार्मफुल टॉक्सिक जो बिलिरुबिन था फाइनली वो नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी ने क्या कर दी, उसको इजीली लैट्रिन से और यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दी। तो कॉन्सेप्ट यही होता है कि जो 120 दिन की जो आरबीसी होती है, जब वो डैमेज 120 दिन की जो आरबीसी होती है उसका जो रप्चर होती है, उसके बाद उसको लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाती है, उसकी जो डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसके बाद उसमें से जो टॉक्सिक मटेरियल निकलता है वो वन एंड ओनली क्या होता है, बिलिरुबिन होता है। मतलब जब आरबीसी टूटेगी, आरबीसी जब टूटेंगी तो उसमें से एक टॉक्सिक मटेरियल बनेगा, उसका नाम होता है बिलिरुबिन। हमारी बॉडी क्या करती है, उस टॉक्सिक मटेरियल या टॉक्सिक या अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को, या टॉक्सिक बिलिरुबिन को, जो लिपिड सॉल्युबल बिलिरुबिन है, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना है, हमारी बॉडी को बिना डैमेज किए हुए। तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस अनकॉन्जुगेटेड को, उस लिपिड सॉल्युबल को, उस टॉक्सिक को क्या करती है, नॉन टॉक्सिक कॉन्जुगेट में कन्वर्ट कर कर बॉडी में कोई हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस किए बिना क्या करेगी, वो लैट्रिन से और पेशाब से बाहर निकाल देगी।